डियर व्यूअर्स नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 4। और इस टॉपिक में हम ट्यूटोरियल इंक्लूड्स टॉपिक इंट्रोडक्शन, माइंड मैप्स, एनसीईआरटी कंटेंट इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर एंड एमसीक्यू. So the topic included in this video is the strange case of Britain, visualizing the nation and nationalism and imperialism. And in my last video part 3 में मैंने जर्मन यूनिफिकेशन करा और हमने इटालियन यूनिफिकेशन करा, और इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल डिस्कस अ स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन कि कैसे ब्रिटेन नेशन बनता है एंड ब्रिटेन के बाद वो कैसे, ग्रेट ब्रिटेन के बाद वो कैसे यूनाइटेड किंगडम बनता है. सो इंग्लैंड becomes Great Britain, and from the Great Britain it becomes United Kingdom. So that is why it is a strange case of Britain. Okay, and उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या बताया है कि why it is strange case, because as I said England was a part of British Isles. So वो Great Britain बनता है 1707 and UK बनता है 1801. और it was not an easy, it is not an outcome of an upheaval, rather it was a mutual understanding. And is pure England, how England dominates the entire British Isles, that we are going to see in this particular mind map कि जितने भी British Isles थे कैसे England was dominant in the culture and also in terms of money. And also there was another political change which England experienced, was that parliament comes into existence, जिसके चलते nation building process या nationalism और further stabilize होता है. And by 1707, so पहले glorious revolution होता है 1688, and by 1707 we see that Scotland इंग्लैंड में यूनाइट हो जाता है, एंड दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. आई रिपीट, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड इज इक्वल टू ग्रेट ब्रिटेन इन 1707. और then when England plus Scotland plus Ireland is equal to UK, so you must remember that England plus Scotland plus Ireland is equal to United Kingdom. So that happens in 1801. So this you have to understand that what is the, therefore it is strange case of Britain. And Ireland जो dominate unite होता है by 1801, it is not an easy that the Ireland people wanted to join the Great Britain. It's not like that. They put up a very strong fight under Wolfe Tone, and ultimately he lost the fight, and ultimately Ireland was incorporated in United Kingdom 1801. After this I would like to stress on जैसे nations बन जाते हैं. कितने nations बने हैं आपको पता है? इटली बनी है, जर्मनी बनी है, राइट, ब्रिटेन बना है, राइट, एंड सो दीज नेशंस, फ्रांस बनी है, राइट. इन नेशंस को हम विजुलाइज करेंगे ना. विजुलाइज कैसे करेंगे? कोई इमेज क्रिएट करेंगे, तो इसी इमेज फॉर्मेशन को, नेशन आप छू नहीं सकते हो, राइट. तो उसको हम कैसे फील कर सकते हैं? दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इमेज. सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया of a nation through a person या through a thing is called allegory. इसको ही हम allegory कहेंगे. और स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि allegory जो है सिर्फ वो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में नहीं आती है. जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था तब भी उन्होंने allegory यूज करा था, फीमेल allegory, बट नॉट फॉर नेशंस, बट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज लिबर्टी, व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज रिपब्लिक. और दोबारा ही इसी फीमेल allegory को उन्होंने किस में यूज किया है? नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में यूज करा है. ओके, एंड दो ऐसे एलिगरी कौन है जो कि नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में है? फ्रांस के लिए मरेन है और जर्मनी के लिए जर्मेनिया है, राइट. उसके बाद नेक्स्ट इधर देखिए आप, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर. देखिए कि इस एम्पायर में कैसे इंपीरियलिज्म स्टार्ट हो जाता है. तो पिछले टॉपिक्स में मैंने बताया कि कैसे ये नेशंस बन रहे हैं, राइट. अब नेशंस के बाद एक और टर्म क्या ऐड हुआ है? इंपीरियलिज्म. व्हाट इज इंपीरियलिज्म? इंपीरियलिज्म मीन्स व्हेन अ स्ट्रॉन्गर नेशन comes out of its political boundary and dominates a relatively smaller country as per their choice. That is known as imperialism. कि कैसे पावरफुल कंट्री अपना डोमिनेट करे इन छोटी कंट्रीज में अपना फ़ायदा निकालने के लिए, इसको हम imperialism कहते हैं. और ये फिनोमिना भी यहाँ शुरू हो जाता है जब ऑटोमन एम्पायर, जो कि बॉल्कन्स पे कंट्रोल कर रहा था ना. आप स्टूडेंट्स आप पूछेंगे कि बॉल्कन्स क्या है? कि बॉल्कन्स वो होती हैं, वो कंट्रीज होती हैं जो ब्लैक सी के आसपास हैं. ब्लैक सी के आसपास है, जब आप मैप देखेंगे आपको पता लग जाएगा. लाइक रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, मॉन्टेनेग्रो, इन सब एरिया में
स्टार्ट हुआ है नेशनलिज्म। एंड इसी के साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि कैसे बड़े पावर्स भी अपना इन छोटी कंट्रीज में पावर एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि बाल्कन कंट्रीज अपना नेशनलिज्म के लिए फॉरवर्ड हो रही है, और सिमिलरली ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली ऑलरेडी नेशन बिल्डिंग प्रोसेस से जा चुकी हैं। नाउ दे आर एंटरिंग अ फेज ऑफ इम्पीरियलिज्म। ओके, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। सो फर्स्ट स्टेज केस ऑफ ब्रिटेन से देख लेते हैं कि हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन वाज अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। सो आपको याद रखना पड़ेगा कि द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन वाज नॉट एन आउटकम ऑफ एन अपहीवल। नो ब्रिटिश नेशन वाज देयर बिफोर 18th सेंचुरी। सो आप इस मैप को ध्यान से देखिए कि स्कॉटलैंड किधर है, आयरलैंड किधर है, वेल्स किधर है, इंग्लैंड किधर है। ये सारे अलग अलग एंटिटीज थे, वो ब्रिटिश आइल्स का पार्ट है, ये सारे ब्रिटिश आइल का पार्ट है। और इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड जब मिलते हैं इट बिकम्स ग्रेट ब्रिटेन, और जब आयरलैंड मिलता है it becomes United Kingdom in 1801. This I have already explained. Okay, अब ब्रिटिश आइल्स का भी देख लेते हैं कि कैसे। लुक एट दिस मैप। ग्रेट ब्रिटेन मूव कलर में देखिए, स्कॉटलैंड, वेल, इंग्लैंड है, ये ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है। और आप जब आइलैंड बनता है तो ये यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये करंट सिचुएशन है कि नॉर्दर्न आयरलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलग अलग है, बट दैट इज इन 1937। ये अलग अलग कब हुए? 1937। बट 1801 में ये पूरा ही यूनिट एक था। सो यू मस्ट रिमेंबर कि दिस अल्टीमेटली इट बिकम्स यूनाइटेड किंगडम। ओके, सो आफ्टर दिस इस पूरे ब्रिटिश आइल्स में, ये देखिए पूरे ब्रिटिश आइल में जो मैंने दिखा है, ये पूरे ब्रिटिश आइल में कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं? इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटन, आयरिश। ओके, एंड इंग्लैंड का हमेशा से ग्रोथ इन हेल्प इन डोमिनेट अदर्स। ये देखिए इस पिक्चर में आपको दिखेगा कि कैसे इंग्लैंड इज डोमिनेटिंग हियर, इन आयरलैंड, इन नॉर्दर्न आयरलैंड ऑल्सो विच इज़ नाउ टुडे एग्जिस्टिंग पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड, फिर वेल्स, ये सारे ब्रिटिश डोमिनेशन का पार्ट है। एंड पार्लियामेंट इंग्लैंड में आता है जहाँ की मोनार्की का पावर रिड्यूस हो जाता है। एंड आफ्टर ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 पार्लियामेंट जब प्रोमिनेंट राइज पे आता है, देन इंग्लैंड जो है ग्रेट ब्रिटेन बनता है बाय इनकॉर्पोरेटिंग स्कॉटलैंड। एंड आप देख सकते हैं कि स्कॉटलैंड जैसे ही उनके हाथ में आता है तो फ्लैग भी चेंज हो जाता है। सो क्या फ्लैग होता है? ये इंग्लैंड का फ्लैग है, ये स्कॉटलैंड का फ्लैग है, दोनों का मिक्स करेंगे तो आपको फ्लैग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन मिलेगा इन 1707, जिसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ यूनियन। ओके, अब ये जो यूनियन हुआ, ये जो एक्ट ऑफ यूनियन हुआ, वाज इट गुड फॉर स्कॉटलैंड? तो इसका सिंपल सवाल है कि नो, इट वाज नॉट गुड, बिकॉज ब्रिटेन वाज एबल टू इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड एंड रिप्रेस द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। बड़े अच्छी तरीके से ये अपना इन पे दबदबा कर रही है, ये अपना एक्सटेंड कर रही है। सेकेंड, स्कॉटलैंड आइडेंटिटी एंड डिस्टिंक्टिव कल्चर वर सप्रेस्ड। आप देखिए कितना ब्यूटीफुल स्कॉटलैंड का कल्चर है, देयर बैंड एंड देयर म्यूजिक एंड देयर ड्रेसिंग, इट इज़ ऑल नॉट encouraged at all after the act of 1707. then Catholics of Scotland suppressed repression। इसका मतलब कि आधा स्कॉटलैंड में ज़्यादातर कैथलिक्स थे, बट इंग्लैंड में आपका ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट्स हैं। सो दे डिड नॉट लाइक द ग्रोथ ऑफ कैथलिक्स पॉपुलेशन इन स्कॉटलैंड, और उनको टाइम एंड अगेन बार बार रिप्रेस करते हैं। सो यू कैन सी द a cartoon over here wherein it is expressing this Scotland is expressing its anguish time and again, and Scottish people were forbidden to follow their culture। उनको कल्चर फॉलो नहीं करने देते थे। क्या क्या कल्चर था उनका? गेलिक लैंग्वेज था उनका, नेशनल ड्रेस बिल्कुल भी पहनने नहीं देते थे। सो look at the cartoon, you will understand how the lady is getting angry on this particular the England is rather she is wearing a flag of UK, but she is highly not appreciating the Scotland culture। अब आता है आयरलैंड। सो एज आई सेड, आयरलैंड कैसे बनता है? व्हेन स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड इज इक्वल टू ग्रेट ब्रिटेन, और इस ग्रेट ब्रिटेन में जब आयरलैंड ऐड होता है तो वो यूनाइटेड किंगडम बनता है। सो आयरलैंड का भी वही सिचुएशन है कि ब्रिटिश डोमिनेट करता है बिकॉज ऑफ द वेल्थ। ओके, एंड आयरलैंड में भी डिवीजन है कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। सिंस आपको अभी बोला है कि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट्स ज़्यादा हैं, तो वो प्रोटेस्टेंट्स को सफ़र करते हैं और कैथलिक्स को नहीं करते हैं आयरलैंड में। और आयरलैंड फिर मुंह चुप करके भी नहीं रहता है, वो प्रोटेस्ट करते हैं अंडर वुल्फ टोन, एंड अल्टीमेटली ब्रिटिश जीत जाता है इस फाइट में। तो फाइट होती है 1798 में और ब्रिटिश जीत जाता है। ओके, एंड
ग्रेट ब्रिटेन जीत जाता है एंड अल्टीमेटली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसका कि नया सिंबल सब क्या क्या है, ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम एंड इंग्लिश लैंग्वेज। एंड आप इसका मैप बड़ा ध्यान से देखिए, यूनियन जैक का मैप है, फ्लैग है, इसमें देखिए इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, ये यूनियन जैक, ये आपका एक्ट ऑफ 1717 में ये वाला फ्लैग आया एंड आफ्टर दिस ये वाला फ्लैग आता है, राइट। सो ये वाला फ्लैग आता है एंड ये पूरा ब्रिटिश आइल जो है वो कौन डोमिनेट करता है, दिस पर्टिकुलर यूके, दैट इज यूनाइटेड किंगडम, एंड इसमें मेनली इंग्लैंड इसका प्रोमिनेंस ज़्यादा है, ओके। सो देयरफॉर इट इज़ नोन एज स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड आयरलैंड इज इक्वल टू ग्रेट यूनाइटेड किंगडम। विजुअलाइजिंग द नेशन, अब कह रहे हैं कि नेशन तो बन गए, आपने इटली का नेशन देख लिया, आपने फ्रांस मेकिंग देख लिया, आपने ब्रिटेन का देख लिया, अब देखते हैं कि नेशन को लोग विजुअलाइज कैसे करते हैं। तो who were Marine and Germany and what were the importance of the way in which they were portrayed। तो कहना है कि एलिगरी कोई नेशन बिल्डिंग के साथ नहीं शुरू हुई, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट है, पर फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जो कि आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो भी फीमेल फिगर के साथ ही उन्होंने एक्सप्रेस कराया स्कॉलर्स ने। पर उस समय फीमेल फिगर नेशन नहीं दर्शाता था, तब वो क्या आइडियल्स दिखाते थे कि लिबर्टी का मतलब क्या है, जस्टिस का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब क्या है। मान लीजिए आपको लिबर्टी समझाना है लोगों को, फ्रेंच के लोगों को, तो आप एक फीमेल फिगर लगाएंगे और उसमें उनको आप रेड कैप बनाएंगे और ब्रोकन चेन्स दिखाएंगे, तो इट विल सिंबलाइज लिबर्टी। माइंडेड इट विल नॉट सिंबलाइज नेशन बट लिबर्टी। अगर आपको किसी को जस्टिस समझाना है तो एक फीमेल फिगर लेंगे और उसको ऐसे पोर्ट्रे कर देंगे, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग जस्टिस। सो दीज आर सर्टेन एलिगरी वेर यू कैन फील दैट ओ जस्टिस विल हैपन, ओके। सो एलिगरी, ये सेम एलिगरी बाद में नेशन बिल्डिंग के लिए भी यूज होता है एंड ये एलिगरी मेरेन है और एक जर्मानिया है। मरेन इज फ्रॉम फ्रांस एंड जर्मानिया इज फ्रॉम जर्मनी। सो एंड ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम द लिबर्टी एंड रिपब्लिक, जो मैंने बता चुकी हूँ, फ्रेंच रेवोल्यूशंस। ये जो पॉकेट दिख रहा है आपको, रेड कैप दिख रहा है और आपको जो रिपब्लिक का सिंबल्स दिख रहे हैं, दीज आर ऑल एलिगरी एंड लेटर इनकॉर्पोरेटेड इनटू नेशंस। सो काफ़ी सारे स्टैचूज बनाए थे सो दैट पीपल कैन रिलेट टू द नेशनल बिल्डिंग ऑफ nationalism as an ideology amongst the masses। And after that Marine is also, the allegory is also used in coins and stamps। so ये सारे नेशन को दर्शाता है, कॉइन, स्टैम्प्स एंड देन आपका स्टैचूज, दिस ऑल इंडिकेट नेशन पर से, आप नेशन को देख सकते हो, ओके। एंड जर्मानिया क्या है, शी वेयर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स which symbolizes your bravery and all that। So remember this। After that you must remember after that you must remember that how we will go forward to look into the concept of nationalism and imperialism, wherein how the Balkan problem was solved। देख लीजिए, बॉल्कन प्रॉब्लम अंडर ऑटोमन एम्पायर था, कैसे रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, मॉन्टेनेग्रो ये सारे पार्ट थे एंड दे वांटेड टू गेट इंडिपेंडेंस बिकॉज ऑटोमन एम्पायर वीक हो रही थी। और वीक होने के बाद ये आप मैप देखिए, कैसे ये मैप में ये दिखा रहे हैं कि कैसे these particular nations wanted to now become nations, but इन पे नज़र किसकी थी, फ्रांस की थी, ब्रिटेन की थी, जर्मनी की थी, ओके, इटली की थी। तो अब जब इनकी नज़र इन पे है तो इसको हम इम्पेरियलिज्म कह लेंगे, ओके। सो दिस इज़ व्हाट यू मस्ट अंडरस्टैंड। और ये जो नेशंस जो बनी थी ये रोमांटिक इमेजिनेशन से भी चल रही हैं, ओके। एंड पीपल ऑफ बाल्कन क्लेम्ड इंडिपेंडेंस ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। वो कह रहे कि हम शुरू से ही बहुत पुराना नेशन था हमारा और हमें अपना आप नेशन बिल्डिंग दे दो, ओके। और इसी के चलते बाद में हम देखते हैं कि जैसे बिग यूरोपियन पावर्स जैसे ही इन छोटे कंट्रीज को आई करते हैं, दैट लेड टू द आउटब्रेक of the first world war। अब नाउ तो फर्स्ट टॉपिक आपका फ्रेडरिक सोरू, जो मैंने आपको बताया था वीडियो का फर्स्ट पार्ट में कि फ्रेडरिक सोरू का जो पेंटिंग नेशंस का जो आइडिया है वो कैसे मेटेरियलाइज हो जाता है और उसके बाद इम्पेरियलिज्म भी स्टार्ट हो जाता है। सो दीज आर कपल ऑफ MCQs दैट यू कैन ऑलवेज सॉल्व एंड गिव मी द आंसर्स ऑन माई email ID and I hope you have enjoyed the lessons thoroughly। And please viewers, if you really like my tutorial then please like, share and subscribe for my encouragement, and I'm motivated to give you more